जय श्री श्याम। मेरा नाम है सीए प्रेरक जैन, फाइनेंस विद सीए प्रेरक। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। आईजीएसटी एक्ट 2017 सेक्शन 10 टू सेक्शन 14 इसके बारे में बात करता है। प्लेस ऑफ सप्लाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। आप जीएसटी इनवॉइस बनाते हैं, आप इनवॉइस में चार्ज करते हैं जीएसटी। जीएसटी चार्ज होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। लेकिन अब आप ये चार्ज करेंगे या आईजीएसटी चार्ज करेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये डिटरमाइन करते हैं हम प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई यानी अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और आप सप्लाई कर रहे हो कोलकाता में, या आप दिल्ली में ही सप्लाई कर रहे हो, ये चीज़ हम कैसे पता करें? तो ये टॉपिक प्लेस ऑफ सप्लाई के थ्रू हम पता करते हैं कि हमारा एक्चुअली सप्लाई का प्लेस क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है प्लेस with GST law considered as the place where happens for taxation purpose। टैक्सेशन पर्पस के लिए मैंने अभी आपको बताया सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी चार्ज करने के लिए हम लोग असर्टेन करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी टैक्सेशन पर्पस के लिए। इस डजेंट मैटर आपका प्लेस जहाँ पे आप इनवॉइस बनाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ पेमेंट रिसीव कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एग्रीमेंट कहाँ पे साइन हुआ है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए डजेंट मैटर आपका इनवॉइस कहाँ बन रहा है, कहाँ पे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो और कहाँ पर आपका एग्रीमेंट साइन होता है। सिर्फ जीएसटी चार्ज करते हैं ये पता करने के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर वर्सेस प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बेस पर जो है हम जीएसटी चार्ज करते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई प्लेस ऑफ सप्लाई इज द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक? मैंने अभी आपको बताया एंटायर टैक्स सिस्टम गलत हो जाता है अगर आपको ये नहीं पता कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। आईजीएसटी का पेमेंट कर दिया सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह, या वाइस वर्सा। एग्जांपल मैंने अभी आपको ऊपर दिया। आपका आईटीसी इन एलिजिबल होता है, आपको जो आईटीसी मिलने वाला है वो भी इन एलिजिबल हो जाता है अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई गलत है। साथ में डिमांड भी लग सकती है, पेनल्टी भी लग सकता है, इंटरेस्ट भी लग सकता है, और रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी में अराइज रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है। इंपॉर्टेंट हिडन रियलिटी क्या है इन जीएसटी? अगर आपका रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई है, इसका मतलब आपने रॉन्ग टैक्स लिया है या दी पे किया है, और इलीगल सप्लाई भी उसको बोल दिया जाता है। डजेंट मैटर, अगर आपका रेट भी सही था, आपकी वैल्यू भी सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई गलत था तो आपका पूरा जीएसटी जो आपने उसके ऊपर चार्ज किया वो गलत हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर, अगर आप सेम स्टेट में हो, सेम स्टेट मतलब आपका जो सप्लायर है, आपका सप्लायर है और आपका रिसिपिएंट है, जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज वो, और जो रिसिपिएंट है वो, अगर ये दोनों सेम स्टेट में है तो इसके ऊपर ये बोलते हैं इंट्रा स्टेट, और लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और स्टेट से मतलब एसजीएसटी का मतलब हुआ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहीं पे अगर आपके डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स का मतलब सप्लायर तो हो सकता है आपका दिल्ली में बैठा है, रिसिपिएंट हो सकता है आपका जयपुर में बैठा है। तो ये दोनों डिफरेंट स्टेट है। डिफरेंट स्टेट हो गया, डिफरेंट स्टेट के वजह से क्या होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका कोई भी डिफरेंट स्टेट्स में, तो ये हो गया इंटर स्टेट, और इसके ऊपर लगता है आपका आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटर स्टेट जीएसटी। मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटर का मतलब बिटवीन टू स्टेट्स और इंट्रा का मतलब विद इन स्टेट। स्टेप बाय स्टेप मेथड देखते हैं। ऑलवेज फॉलो, इसको आप एग्जैक्ट ऑर्डर में फॉलो करिए, आपको समझ में आएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, क्या चीज़ है, आप पहले वो चीज़ देखिए। विद इन इंडिया, अक्रॉस बॉर्डर, अक्रॉस बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर यानी आपने बाहर बाहर से या तो इम्पोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, वॉट एवर द केसेस, आपका मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, प्रॉपर्टी है, कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड सर्विस है, या कोई इवेंट है। फिर आपका जो रिसिपिएंट है, जिसको सर्विस मिल रही है या जिसको गुड्स मिल रहे हैं, क्या वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये देखना है, या वो अनरजिस्टर्ड है। और क्या कोई स्पेसिफिक सेक्शन है जिसको ओवरराइड करता हो, इस जनरल रूल्स को कोई ओवरराइड करने वाला कोई स्पेसिफिक सेक्शन है क्या? आप अगर इस स्टेप से देखेंगे तो आपको पता चलेंगी चीजें। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 10 बात करता है गुड्स के बारे में, अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, विद इन इंडिया की बात कर रहे हैं गुड्स के बारे में। गुड्स क्या होता है? टेंजिबल। टेंजिबल यानी कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हैं, जैसे कि ये चीज इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दिस इज अ गुड। तो लॉ कैसे बोलता है? गुड्स मूव करते हैं, गुड्स एग्जिस्ट भी करते हैं वेयर गुड्स आर इंस्टॉल्ड। अगर आपका गुड्स का मूवमेंट है तो जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, गुड्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं पर, कोई मूवमेंट नहीं है, तो जहाँ पर आपके गुड्स रखे हुए हैं और गुड्स को अगर आपने कहीं पे इंस्टॉलेशन किया, जैसे कि मशीनरी, मशीनरी का इंस्टॉलेशन होता है, अगर आपके गुड्स कहीं पे इंस्टॉल हुए हैं तो वो लोकेशन।
सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए इसके बारे में बात करता है। अगर गुड्स का आपका मूवमेंट हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिलीवरी पर्पस, देन सप्लाई इज कंसिडर्ड टू द प्लेस वेयर द गुड्स आर फाइनली रीच फॉर डिलीवरी। जैसे कि मूवमेंट कौन करवा सकता है, चाहे सप्लायर करवाए, रिसिपिएंट करवाए, ट्रांसपोर्टर करवाए या कोई भी थर्ड पार्टी करवाए, डजेंट मैटर। गुड्स का मूवमेंट खरीदने वाले ने करवाया, गुड्स का मूवमेंट बेचने वाले ने करवाया, गुड्स का मूवमेंट ट्रांसपोर्टर ने करवाया, गुड्स का मूवमेंट किसी थर्ड पार्टी ने करवाया, नहीं फर्क पड़ता। आपके गुड्स का मूवमेंट हुआ है, आपके गुड्स का मूवमेंट जहां पर के जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, वो लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। कौन फ्रेट का खर्चा बियर करता है ये भी इररिलेवेंट है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मेरे को दिल्ली से मैंने गुड्स को भेजा, मैंने गुड्स को भेजा कोलकाता में, यहाँ से गुड्स यहाँ तक गए, तो ये जो टर्मिनेट हुआ लोकेशन यही मेरा गुड्स का डिलीवरी माना जाएगा और मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी कोलकाता, और इस केस में लग जाएगा IGST। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि सप्लायर बैठा है मेरा जयपुर में, बायर है मेरा इंदौर में, डिलीवरी मैं करवा रहा हूँ इंदौर में, तो जयपुर से इंदौर मूव हो रहा है यानी IGST इसके ऊपर लग जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा हो जाएगा इंदौर। बायर अरेंज कर रहा है ट्रांसपोर्ट, अब बायर अरेंज कर रहा है ट्रांसपोर्ट, उस केस में बायर पिक्स गुड्स फ्रॉम द सप्लायर एंड ट्रांसपोर्ट हिमसेल्फ। बायर ने गुड्स को पिक किया, खुद से ट्रांसपोर्ट किया। कहाँ पर टर्मिनेट हुआ लोकेशन वो देखे जाएगा, यानी बायर का डेस्टिनेशन सप्लायर का लोकेशन तो नहीं होता, बायर का डेस्टिनेशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई। थर्ड पार्टी मूवमेंट, कोई थर्ड पार्टी आ रही है और वो मूवमेंट करवा रही है, सप्लायर ने अपॉइंट किया किसी ट्रांसपोर्टर को, तो फाइनल डिलीवरी प्लेस कहाँ पर है, यानी जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है वही चीज। अल्टीमेटली हर चीज का एक ही मतलब है कि जहाँ पे मेरी गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हो जाती है बायर की लोकेशन पर जाकर जनरली, तो वही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। हिडन ड्रिवन मीनिंग्स देख लेते हैं। मूवमेंट का मतलब फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए। ये गुड्स इस लोकेशन से इस लोकेशन पर मूव होना चाहिए। डिलीवरी यानी फाइनल हैंड ओवर, इंटरमीडिएट स्टॉप नहीं। यानी वही चीज मैंने जैसे एग्जांपल दिया, दिल्ली से आपके गुड्स मूव हो रहे थे कोलकाता के लिए और यूपी में थोड़ी देर के लिए आपका हॉल्ट हुआ, तो यूपी इज नॉट द लोकेशन, ये इंटरमीडिएट लोकेशन था, ये इंटरमीडिएट स्टॉप था। फाइनली आपके कोलकाता तक अगर गुड्स जा रहे हैं तो यही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इनवॉइस डेट और एडवांस रिसीट डेट डज नॉट अफेक्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कब बना डजेंट मैटर। टाइम ऑफ सप्लाई जनरली हम डिफाइन करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई से हमको पता चलता है कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या था और हमारा इनवॉइस उसके अकॉर्डिंगली बनना चाहिए, बट वो एक सेपरेट टॉपिक, एक सेपरेट चैप्टर है। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए इनवॉइस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस डेट या एडवांस रिसीट, इससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अपन देखेंगे बिल टू शिप टू मॉडल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल टू शिप टू मॉडल। इसमें क्या होता है ना, सम टाइम बायर्स जो मटेरियल खरीद रहे, फॉर एन एग्जांपल मैं बायर हूँ, मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ, पर मैंने क्या किया, मेरे सप्लायर को इंस्ट्रक्ट किया कि डिलीवर आप करवा दो किसी थर्ड पर्सन के पास या किसी थर्ड लोकेशन पे। लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैंने मटेरियल खरीदा जयपुर से मटेरियल खरीदा, लेकिन मैंने जयपुर वाले को बोला कि जी डिलीवरी आप मेरे को मत करवाना, डिलीवरी जो है अपना पंजाब में करवा दो, डिलीवरी अपना पंजाब में करवा दो। तो क्या हुआ, परचेजर तो मैं हूँ, बायर तो मैं हूँ और मैं रजिस्टर्ड हूँ। जयपुर वाला बंदा मेरे को सेल करेगा लेकिन डिलीवरी करवाएगा कहाँ पे, पंजाब में। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। यानी बिल तो मेरे नाम पे बन रहा है लेकिन शिप कहाँ पे हो रहा है, शिप कहीं और जगह पे हो रहा है, किसी और थर्ड जगह पर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करता है लॉ, एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट करता है। डीमिंग फिक्शन यानी यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट मैटर नहीं करता, ये एक एक्सेप्शन हो गया, एक तरीके से डीमिंग फिक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पे गुड्स का एक्चुअल मूवमेंट कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, पंजाब में। प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर जनरल रूल क्या होना चाहिए, पंजाब। लेकिन यहाँ पे पंजाब इज नॉट अ प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी मेरी प्लेस जहां पर मैं लोकेटेड हूँ, यानी दिल्ली में। गुड्स आर डीम्ड टू बी डिलीवर्ड टू द पर्सन हु ऑर्डर्ड देम। गुड्स तो वहीं पे डिलीवर हो रहा है जिसने ऑर्डर किया। डीमिंग फिक्शन यही माना जाता है कि डिलीवर उसी को हो रहा है, लेकिन डिलीवर मेरे को नहीं, डिलीवर हो रहा है पंजाब में किसी थर्ड पर्सन के पास। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड किया है। जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द पर्सन हु गिव्स द डायरेक्शन। यानी मैंने डायरेक्शन दिया और मैं कहाँ पे हूँ, दिल्ली में हूँ, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बिजनेस गुड्स का क्या हुआ, दिल्ली हुआ। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिल्ली है, दिल्ली की बंदा मिस्टर है, उसने ऑर्डर किया फ्रॉम गुजरात। दिल्ली के बंदे ने गुजरात से किसी मटेरियल को ऑर्डर किया और बोला आप डिलीवरी करवा देना मुंबई में। तो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, दिल्ली वाला, रजिस्टर्ड है वो दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, दिल्ली। बी वाला ए को जो है मिस्टर बी इनवॉइस बनाएगा इन द नेम ऑफ मिस्टर ए, यानी गुजरात से दिल्ली। यहाँ पे क्या लगेगा, IGST लग जाएगा। डजेंट मैटर, आपके गुड्स मुंबई चले गए हैं। मल्टी लेयर, ए से बी से सी, जैसे गुड्स क्या है, ए से सी को मूव कर रहे हैं, बीच में बी भी है, तो ईच सप्लाई एग्जामिन सेपरेटली, सब अलग अलग सप्लाई है, यानी
ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को बेचा, तो ए जो है बी के नाम पे बिल बनाएगा, बी जो है सी के नाम पे बनाएगा, यानी बी की लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ए एंड बी। बी और सी के लिए सी की लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। हिडन मीनिंग क्या हुआ? फिजिकल डिलीवरी ऑफ लोकेशन इज इग्नोर्ड। जैसे मेरा एग्जांपल, दिल्ली में मैं हूँ, जयपुर से मैंने ऑर्डर किया, पंजाब में डिलीवरी करवाया, तो फिजिकल मूवमेंट पंजाब वाली लोकेशन को हम इग्नोर कर देंगे। लॉ अज्यूम करता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यानी एक डीमिंग फिक्शन, यानी डिलीवरी मेरे पास हो रही है, यानी दिल्ली में हो रही है। ओवरराइड सेक्शन कौन सा हुआ? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, सप्लाई विद नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब ऐसी सप्लाई जहां पे आपके गुड्स का कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे असरटेन करते हैं? समटाइम गुड्स आर ऑलरेडी एट अ प्लेस एंड ओनरशिप चेंजेस विदाउट मूवमेंट। गुड्स तो आपके कहीं पे किसी लोकेशन पे रखे हुए, वहीं के वहीं गुड्स रखे हुए थे, मैंने गुड्स किसी को बेच दिए। अब गुड्स की लोकेशन तो चेंज नहीं हुई, गुड्स तो वहीं पर रखे, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मैं किस बेस पे बिल बनाऊंगा? क्या मैं सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करूंगा या मैं आईजीएसटी चार्ज करूंगा? The location of the goods at the time of the delivery is the place of supply. For an example, goods रखे थे यूपी में, मैं दिल्ली में हूँ, मैंने गुड्स बेच दिए किसी और को, अब गुड्स रखे हैं यूपी में, तो यूपी में जो लोकेशन है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल, सेल ऑफ स्क्रैप लाइंग इन फैक्ट्री, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर था बेच दिया, स्क्रैप था फैक्ट्री में रखा था बेच दिया, कोई पुरानी मशीन थी वो मैंने बेच दी। तो वो जो गुड्स की लोकेशन है, गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो जो गुड्स की लोकेशन है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, गुड्स वर लाइंग इन चेन्नई, गुड्स कहाँ थे? चेन्नई में थे। सप्लायर दिल्ली का, बायर बैंगलोर का। सप्लायर बैठे दिल्ली में, बायर बैठे चेन्नई बेंगलोर में, दोनों अलग अलग है, लेकिन गुड्स कहाँ रखे? चेन्नई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ? प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो चेन्नई। गुड्स की लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओनरशिप चेंज हो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ओनरशिप तो चेंज हो गया, पहले ओनर मैं था, अब ओनर कोई और है, तो ओनरशिप तो चेंज हो गया लेकिन गुड्स का मूवमेंट तो नहीं हुआ। तो इनवॉइस लोकेशन तो इररिलेवेंट हो गया, लेकिन पेमेंट लोकेशन भी इररिलेवेंट हो गया, लेकिन गुड्स का लोकेशन यहाँ पे रेलिवेंट होता है, यानी गुड्स यहाँ पर रखे, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। असेंबली या इंस्टॉलेशन के केस में क्या से होता है? जहां पर भी आप असेंबल करते हो या इंस्टॉल करते हो, जहां पे कंजम्पशन होता है इंस्टॉलेशन साइट पर, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली। कोई गुड्स थे, कोई मशीन थी, मेरे को जो है इंस्टॉल करवानी थी। जैसे एग्जांपल है, सप्लाई तो हुआ पुणे से, इंस्टॉल हो रही है उड़ीसा में। उड़ीसा में किसी फैक्ट्री में मेरे को कोई मशीन को इंस्टॉलेशन करवाना था, तो मैंने मशीन खरीदा, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैंने पुणे के किसी सप्लायर से जो है मशीन को परचेज किया और उसको बोला उड़ीसा में मशीन को इंस्टॉल करवा देना। अब मशीन का इंस्टॉलेशन प्लेस क्या है? उड़ीसा। तो उड़ीसा इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे आपकी मशीन इंस्टॉल हो रही है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इस केस में? उड़ीसा। इवन पार्शियल इंस्टॉलेशन अट्रैक्ट दिस रूल। आधा इंस्टॉल हो गया, लाइक कोई कोई बहुत ओवर डायमेंशनल कार्गो है, कोई बहुत बड़ी मशीन है, वो आपकी पार्ट्स पार्ट्स में आ रही है इंस्टॉल होने के लिए। एक पहले एक फेज 1 होता है वो इंस्टॉल होगा, फिर फेज 2 का मशीन आएगा वो इंस्टॉल होगा। तो जैसे कि ये फेज वाइज इंस्टॉलेशन जो हो रहा है, इसमें हर पार्ट जो आपका इंस्टॉल होता जाएगा दैट विल बी कंज्यूम्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। वो भी आपका पार्शियल इंस्टॉलेशन जो भी है वो भी इस रूल को अट्रैक्ट कर लेगा। एडवांस और इनवॉइसिंग, चाहे एडवांस पेमेंट दे दो या इनवॉइस पहले कर दो, डजेंट मैटर, इससे प्लेस ऑफ सप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं होता है। और ओवरराइड करता है ये मूवमेंट रूल को, यानी गुड्स के मूवमेंट रूल को ये ओवरराइड कर देता है। जहां पे गुड्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है, जहां पे आपकी मशीन का इंस्टॉलेशन हो रहा है, असेंबली हो रही है, वही प्लेस आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो किसी कन्वेयंस पे, बस में, ट्रेन में, एयर बाई एयर, प्लेन में, शिप में, आपने गुड्स को कोई सप्लाई किया, उस केस में कैसे होता है? जहां पर भी आपके लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, लाइक आप खाने पीने का आइटम सप्लाई करते हो फ्लाइट में, प्लेन में जाते हैं, खाने पीने के आइटम्स वहां पे रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से सप्लाई होके आते हैं। तो जहां से वो ऑन बोर्ड हुए, जहां से वो प्लेन में चढ़े, ट्रेन में खाना आता है, ट्रेन में खाना जहां से चढ़ा, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां से वो ऑन बोर्ड हुआ, वहां से वो जो है प्लेस ऑफ सप्लाई, उस लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। जैसे कि फूड लोड हुआ ऑन अ ट्रेन एट नागपुर, नागपुर में खाने को चढ़ाया गया, तो क्या वो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नागपुर? बहुत सिंपल था। अब देखते हैं इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सेक्शन 10 बात करता है गुड्स के बारे में, जहाँ पे नॉर्मल विद इन इंडिया हुआ, और सेक्शन 11 बात करता है इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप इंडिया में बैठे हो, आप किसी बाहर के सप्लायर से आपने इंपोर्ट किया, तो लोकेशन क्या हुआ? इंपोर्टर का, यानी मेरा लोकेशन हो गया इंपोर्ट के केस में। एग्जाम्पल क्या हुआ? इंपोर्टर इन मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? मुंबई में आ गया। लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आप इंडिया में बैठे हो, आपने कोई गुड्स को एक्सपोर्ट किया, मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पे गुड्स आपके चले गए इंडिया के बाहर, आपकी टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर ही चले गए, तो इसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। प्लेस आउटसाइड इंडिया हो जाएगा और ये हो जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई। और जीरो रेटेड सप्लाई के केस में जीएसटी चार्ज नहीं होता। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज,
सर्विसेज की बात करते हैं, सेक्शन 12 बात करते हैं सप्लायर एंड रिसिपिएंट, जहां पर दोनों इंडिया के अंदर है। ठीक है, मैंने कैसे बोला, कैसे हुआ, पहले आया सेक्शन 10, फिर आया सेक्शन 11। ये क्या बात करता है, गुड्स की विद इन इंडिया, ये बात करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। फिर आया सेक्शन 12, ये बात करता है सर्विसेज की विद इन इंडिया। ठीक है, जहां पर रिसिपिएंट एंड सप्लायर बोथ आर इन इंडिया। वाई सर्विसेज नीड डिफरेंट लॉजिक, क्योंकि सर्विसेज को तो आप टच ही नहीं कर सकते, डेट इज नॉट ए टेंजिबल, ये इमीडिएटली कंज्यूम हो जाती है, इसका लोकेशन भी आप पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें रेसिपिएंट की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेसिपिएंट की लोकेशन, परफॉर्मेंस, जहाँ पे आपने परफॉर्मेंस दिया, कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी की लोकेशन, कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट का लोकेशन। तो जनरल रूल क्या पे होता है सर्विसेज का, जनरली क्या होता है, रिसिपिएंट की लोकेशन इज द बेस, जहां पर रिसिपिएंट है वो लोकेशन आपकी बेस मानी जाती है और वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। अगर आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आपके पास जो एड्रेस अवेलेबल है वो एड्रेस ले लो, एड्रेस भी नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन ले लो। कैसे हुआ इसमें, जैसे रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, दो केस हो गए आपके, रजिस्टर्ड भी हो सकता है अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, बेस होता है आपका रजिस्टर्ड, अगर सॉरी रिसिपिएंट, बेस होता है आपका रिसिपिएंट, और आपका रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो यही लोकेशन हो गया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। रजिस्टर्ड के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपका रिसिपिएंट का लोकेशन हो गया, लेकिन अगर आपका रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में हो जाएंगी दो चीजें, आपके पास एड्रेस है ले लो, नहीं है तो आप अपनी खुद की लोकेशन ही ले लो, सप्लायर की लोकेशन ले लेंगे, सप्लायर की ही लोकेशन को अपन यहाँ पे ले लेंगे। ठीक, एक बार वापस समझते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, इसको वापस से समझने की कोशिश करना कैसे रहता है ना इस केस में। रिसिपिएंट की लोकेशन को हम देखते हैं, यहाँ पे रिसिपिएंट की लोकेशन को देखते हैं। रिसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो वो लोकेशन ले लो, पर अगर वो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो कैसे होगा, आपके पास दो चीजें हो सकती है, या तो आपके पास एड्रेस होगा, एड्रेस है तो आप वो लोकेशन ले लो, वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब आपका रिसिपिएंट तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, यानी अनरजिस्टर्ड है, आपके पास उसका एड्रेस भी नहीं है, तो आप कहाँ पे बिल बनाएंगे, किस लोकेशन पे बिल बनाएंगे, आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, सामने वाला रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो क्या करेंगे, आप अपनी खुद की लोकेशन को समझ लो, वही आपकी जो है सप्लायर की लोकेशन को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे बोल देंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एड्रेस अगर अवेलेबल है तो वो एड्रेस ले लो, नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन को ले लो, और अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ले लो। एग्जाम्पल देखते हैं, कंसल्टेंट तो बैठा है कहाँ पे, रायपुर में, कंसल्टेंट इज इन रायपुर, क्लाइंट कहाँ पे रजिस्टर्ड है, दिल्ली में, क्लाइंट रजिस्टर्ड है यानी क्लाइंट की लोकेशन आईजीएसटी लग जाएगा, दिल्ली लोकेशन हो जाएगी। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, अनरजिस्टर्ड के केस में कैसे होगा, आपके पास अगर एड्रेस है तो वो ले लो, नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन, एड्रेस ऑन इनवॉइस क्या है भोपाल, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भोपाल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेंजेस प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्ट्रेशन स्टेटस से बट ऑफ कोर्स मैटर करता है, अगर आपका रजिस्टर्ड है बंदा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो जहां पर रजिस्टर्ड है वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है। सेम सर्विस डिफरेंट टैक्स रिजल्ट, डिफॉल्ट रूल अप्लाइज ओनली इफ नो स्पेसिफिक रूल अप्लाइज, डिफॉल्ट रूल है ये, अगर कोई दूसरा स्पेसिफिक रूल नहीं है तो ये रूल आप लगा देंगे रेसिपिएंट बेस वाला, लेकिन इसमें डिफरेंट रूल भी होते हैं, आगे देखेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कैसे होता है, immovable property is fixed and cannot move, but of course so service consumption happens where property exists, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मूव ही नहीं हो सकती। तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो, रेंटिंग हो, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, रियल एस्टेट एजेंट, होटल एकोमोडेशन, तो जहां पर ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो जिस लोकेशन पर जहां पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, डेट प्रॉपर्टी का एड्रेस इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। आर्किटेक्ट मुंबई में, प्रॉपर्टी गोवा में है, तो फिर गोवा प्लेस ऑफ सप्लाई आपका हो जाएगा यहाँ पे। एडवांस बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टिल प्रॉपर्टी की लोकेशन ही लोगे, इनवॉइस कभी भी बने डजेंट मैटर, टेम्पररी स्टे स्टिल कवर्ड एंड ओवरराइड जनरल रूल, ये जो है जनरल रूल को ओवरराइड करता है, यानी रिसिपिएंट, फॉर एन एग्जांपल रिसिपिएंट तो आपका बैठा था दिल्ली में, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जयपुर से, लेकिन प्रॉपर्टी तो है आपकी मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, मुंबई, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो है जनरल रूल को ओवरराइड करता है, ये जनरल रूल को ओवरराइड करता है। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस भी देख लेते हैं।
सम सर्विसेज आर कंज्यूम्ड वेयर दे आर परफॉर्म्ड। परफॉर्मेंस यानी रेस्टोरेंट, कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज। तो जहां पर ये परफॉर्मेंस हुआ, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ? प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल, शादी में जो है केटरिंग की सर्विस दे रहे हैं उदयपुर में, तो क्या हुआ? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी उदयपुर। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। रजिस्टर्ड के केस में तो रिसिपिएंट ऑफ लोकेशन, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा। अनरजिस्टर्ड के केस में जहाँ पे आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज चलती है। अगर आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आप उसकी लोकेशन ले लेते हो। रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड के केस में आपके पास जो एड्रेस है आप वो ले लोगे। आपके पास एड्रेस भी नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन ले लोगे। इसका एक्सेप्शन था क्या? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो प्रॉपर्टी की लोकेशन मैटर करती है। डजेंट मैटर आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, वो उसका एक्सेप्शन था। रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेंजेस अगेन विद पीओएस, बट ऑफ कोर्स सेम चीज है। एडमिशन टू इवेंट्स, तो जहां पर आपका इवेंट हो रहा है, प्लेस ऑफ इवेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, तो वही सेम चीज। रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो उसकी लोकेशन नहीं तो प्लेस ऑफ इवेंट ले लो आप। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस दे रहे हो, यानी रजिस्टर्ड के केस में उसकी लोकेशन ले लो, नहीं तो जहां से आपने, जहां पर आप गुड्स हैंड ओवर करते हो टू द रिसिपिएंट, आप वो लोकेशन ले लो। पहले क्या था? गुड्स मूवमेंट हो रहे थे, तो जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हुई वो लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पे गुड्स मूवमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। सर्विस के केस में कैसे होता है? रिसिपिएंट की लोकेशन, या तो आपने जहां रिसिपिएंट को या किसी भी पर्सन को गुड्स को हैंड ओवर किया, जहां पे आपने गुड्स का सर्विस प्रोवाइड करना, जहां पे आपका टर्मिनेट हो गई सर्विस, वो लोकेशन यहाँ पे हो जाती है। तो प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द, whether it can be a recipient, it can be a third person, or it can be anyone, जहां पर आपने गुड्स को हैंड ओवर किया, दैट इज द लोकेशन फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई। अनरजिस्टर्ड के केस में, रजिस्टर्ड के केस में तो रिसिपिएंट का लोकेशन डजंट मैटर, आप गुड्स कहाँ हैंड ओवर करते हो। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज केस में रजिस्टर्ड रिसिपिएंट लोकेशन, अनरजिस्टर्ड यानी प्लेस ऑफ एम्बार्केशन। जैसे कि आप ट्रेन की टिकट करवाते हो या फ्लाइट की टिकट करवाते हो, उसमें ना नीचे ऑप्शनल वो पूछता है आपसे लोकेशन। आप रजिस्टर्ड हो ना, आप अपना जीएसटी नंबर डालोगे तो जहां पे आपका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है वो लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेगा। लेकिन अदरवाइज आप जहां से टिकट बुक करवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने टिकट बुक करवाई दिल्ली से मुंबई, आप भले ही रजिस्टर्ड कहीं और पर हो तो वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। जहां पर भी आप रजिस्टर्ड, आप उदयपुर में रजिस्टर्ड हो और उदयपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आपने टिकट बुक करवाया फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, उस केस में दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अनरजिस्टर्ड के केस में प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, यानी जहां से आप जर्नी को शुरू करते हो। ऑन बोर्ड सर्विसेज, ऑन बोर्ड सर्विसेज यानी फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑन बोर्ड सर्विसेज। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के केस में रजिस्टर्ड हो तो आपकी लोकेशन ले लेंगे, नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन ले लेंगे। एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आप एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। सारे स्टेट्स जो है प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। मल्टीपल स्टेट्स में जो है मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, जैसे कि मैं दिल्ली में भी दे रहा हूँ, मैं यूपी में भी दे रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में भी दे रहा हूँ, मैं एमपी में भी दे रहा हूँ। तो 1:1:1:1 के केस में जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा और अकॉर्डिंगली इनवॉइसेस बन जाएंगे। मल्टीपल प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अपॉर्चनमेंट मैंडेटरी है। अपॉर्चनमेंट किस बेस पे होगा? 1:1:1:1 इज नॉट मैंडेटरी, आपको जरूरी नहीं है इक्वल अपॉर्शन करना है। डिपेंड करता है किस टाइप का आपका एग्रीमेंट है, किस तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो गवर्नमेंट को, कहाँ पे कितनी ज्यादा है, कहाँ पे कितनी कम, अकॉर्डिंगली जो है आप अपॉर्शन करेंगे। बट अपॉर्शनमेंट मैंडेटरी है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए आपको अपॉर्शन तो करना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज यानी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का केस है यहाँ पे। सेक्शन 13 मैंने ऊपर आपको बताया, जैसे यहाँ पे सेक्शन 12 बात करता है सर्विसेज विद इन इंडिया, और सेक्शन 13 यहाँ पे बात करता है सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। क्रॉस बॉर्डर सर्विस
जनरल रूल क्या है यहाँ पे, वही लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, बहुत बेसिक सी चीज है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन आप ले लेंगे। इंसेप्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, बट ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी की लोकेशन, परफॉर्मेंस के केस में परफॉर्मेंस की प्लेस, इवेंट के केस में जहां पे आपका इवेंट हो रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट के केस में डेस्टिनेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एम्बार्केशन, ऑर्डर के केस में रिसिपिएंट की लोकेशन। ऑर्डर सर्विसेज क्या होता है, ऑर्डर सर्विसेज में मतलब ऑनलाइन सर्विसेज जो कि आप लेते हो, सप्लाइड होती है ऑटोमेटिकली ओवर इंटरनेट। ओवर इंटरनेट आपने कोई सर्विसेज लिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो इस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट यानी इंडिया में बैठा बंदा जो है वो रिसिपिएंट, वो जो है यहाँ पे देगा जीएसटी, और उसके ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई लगता है, उसकी लोकेशन एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, क्योंकि रिसिपिएंट तो यहाँ पे जीएसटी का पेमेंट कर रहा है, और जीएसटी का पेमेंट करता कौन है, जीएसटी का पेमेंट हमेशा सप्लायर करता है। अगर रिसिपिएंट को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम के तहत पेमेंट करता है। दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, हम उसको अलग से देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा रिसिपिएंट को, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम के तहत उसको जीएसटी का पेमेंट भी करना पड़ेगा, और डीम्ड सप्लायर के प्रोविजंस उसके ऊपर जो है लग जाएंगे। फाइनल इंटर स्टेट वर्सेज इंटर स्टेट लिंक देख लेते हैं। अगर आप सेम स्टेट में हो तो बट ऑफ कोर्स सीजीएसटी एसजीएसटी, डिफरेंट स्टेट यानी बिटवीन टू स्टेट्स हो सकता है, या फिर विद इंडिया यानी आउटसाइड इंडिया से अगर जब आप डील करते हो तो उस केस में आईजीएसटी। फाइनल कोर लॉजिक क्या हुआ, गुड्स तो फॉलो करते हैं मूवमेंट को, और सप्लाई फॉलो करता है कंजम्पशन लॉजिक को। तो प्रॉपर्टी ओवरराइड्स एवरीथिंग, दोनों ही केस में प्रॉपर्टी का जो है एक्सेप्शन आ जाता है। जीएसटी इज नथिंग बट अबाउट लीगल ज्योग्राफी, कन्वीनियंस तो नहीं है जीएसटी। ठीक है, एमसीक्यूज देख लेते हैं एक बार अपन। ठीक है, सीए फाइनल लेवल के हिसाब से कुछ एमसीक्यूज बने हुए हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं। सप्लायर आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। सप्लायर आपका महाराष्ट्र में मशीन सप्लाई कर रहा है गुजरात में, मशीनरी इंस्टॉल हो रही है बायर्स फैक्ट्री इन राजस्थान। मैंने बताया मशीनरी, मशीनरी का इंस्टॉलेशन जहां पे इंस्टॉल हो रही है वो लोकेशन कहाँ इंस्टॉल हो रही है, राजस्थान। तो आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर सी हो गया। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी इन दिल्ली, कंपनी रजिस्टर्ड है वर्ल्ड लीगल कंसल्टेंसी फ्रॉम अ फर्म लोकेटेड इन मुंबई। कंपनी सर्विस ले रही है, सर्विस लेने वाला रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन दिल्ली हो जाएगा। गुड्स आर सप्लाइड ऑन अ बोर्ड ट्रेन, ट्रेन में सप्लाई हो रहा है यानी जहां से गुड्स को ट्रेन में चढ़ाया गया, कहां से, तो गुड्स को लोडेड एट नागपुर, तो सप्लाई क्या हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर हो गया। केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड वेडिंग इन उदयपुर, केटरिंग सर्विसेज यानी परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज कहां पर दे रहा हूँ, उदयपुर में, लोकेशन क्या हुआ, उदयपुर का हुआ, क्लाइंट रजिस्टर्ड है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कंडक्टेड इन चेन्नई एट अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन बेंगलुरु, मेरे पास उसका एड्रेस है, फर्क पड़ता है क्या, देखते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, तो ये जहां पर हो रहा है लोकेशन कहाँ है, चेन्नई पे हो रहा है ना, तो चेन्नई इज द आंसर, बैंगलोर डजेंट मैटर। ये अगर रजिस्टर्ड होता ना, अनरजिस्टर्ड है ना, अगर ये रजिस्टर्ड होता ना तो बैंगलोर हो जाता। अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ नेशन वाइड कैंपेन, तो इस केस में कैसे होगा, प्रोपोर्शनेट हो जाता है, लोकेशन ईच स्टेट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, एन इंडियन कंपनी प्रोवाइड ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस टू फॉरेन कस्टमर, ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, फॉरेन कस्टमर को, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये तो इंडिया के बाहर चला गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया। सेक्शन 13 यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 12 यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है। ऑर्डर सर्विसेज है स्पेशल प्लेस ऑफ सप्लाई रूल। गुड्स आर सोल्ड विदाउट मूवमेंट, गुड्स का कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, यानी गुड्स जहां रखे थे वहीं से सेल हो गए, तो जहां पर गुड्स एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, गुड्स आर लाइंग इन पुणे, पुणे इज द लोकेशन। ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट गुड्स फॉर अ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर गुड्स उसने मूवमेंट किया किसके लिए, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट के लिए, तो रिसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, रिसिपिएंट लोकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरराइड्स द जनरल रूल ऑफ सेक्शन 12, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, कौन सा रूल ओवरराइड, कौन सी क्या ओवरराइड करता है इसको, प्रॉपर्टी वाला, याद है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज, वो उसको ओवरराइड करता है, स्पेसिफिक ओवरराइडिंग प्रोविजन। ठीक है, तो थैंक यू।